अच्छा बेटा, मैं जरा एक जल्दी से आपको बता दूं दोबारा कि ये जो केमिकल एनर्जेटिक्स है ना, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, केमिकल एनर्जेटिक्स में हमने रिएक्शन को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से रिएक्शन जो हैं वो एक्सोथर्मिक होंगे। ऑल कंबस्शन रिएक्शन, क्योंकि उसमें आप फ्यूल को बर्न कर रहे हैं और हीट एनर्जी रिलीज होती है। रिस्पायरेशन जो हमारी बॉडी में हो रहा है, हम ग्लूकोज को बर्न करते हैं। जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ग्लूकोज बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन किया है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सेम और लास्ट वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि ये एसिड एल्कली रिएक्शन होगा, एसिड एल्कली, नॉट एसिड बेस। और मैंने आपको इसकी एग्जांपल ये दी थी कि एसिड बेस तो एंडो भी हो सकता है, जिस तरह के मैंने आपको बताया इनो जो होता है, जो आप घरों में यूज करते हैं, उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है सिट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप उसके पाउडर को वाटर में डालेंगे तो उसमें आप एसिड और बेस को वाटर में मिक्स कर रहे हैं और आप देखेंगे वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड एल्कली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेसिस, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल हाइड्रोक्साइड हैं उनका एसिड से रिएक्शन होगा। तो फिर हमेशा क्योंकि इसमें सनलाइट चाहिए होती है, क्रैकिंग, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को स्मॉल चेन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए भी आपको हीट चाहिए होती है। जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स हैं उनको जब आप वाटर में डालेंगे तो वो भी वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं। और ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेटा आपको हीट चाहिए होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करना है, जब भी आपने किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करना है तो यू नीड हीट एनर्जी। उसके बाद बेटा एक्सो और एंडो में मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम और सराउंडिंग का फर्क। देखें, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है आपके रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स जो है वो आपका सिस्टम है। जिस तरह HCl और NaOH का रिएक्शन हो रहा है ना सपोज बेटा, तो HCl और NaOH आपका सिस्टम होंगे। लेकिन सराउंडिंग क्या होगा? वाटर। इसके अंदर जो वाटर है वो आपका सराउंडिंग है। अब देखिए, होता ये है कि असल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ गैस, तो इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, और फिर आप थर्मोमीटर को जब वाटर में डिप करते हैं तो बेसिकली वो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर आपको बता रहा है 25 डिग्री। फिर जब आप बेटा ऊपर से NaOH डालेंगे, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड है, अल्कली है, तो इनका रिएक्शन होगा, टेम्परेचर राइज होगा 35 डिग्री। ठीक है, अब ये टेम्परेचर राइज कैसे हुआ और किसका टेम्परेचर राइज हुआ? HCl और NaOH में जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो हीट एनर्जी वाटर एब्सॉर्ब करेगा बेटा। ये जो आपको ग्रीन एरो नजर आ रही है, हीट एनर्जी रिलीज होती है और वाटर हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। वाटर यहाँ पर क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने ये चीज बताई कि जब भी सिस्टम से हीट एनर्जी रिलीज होगी और सराउंडिंग हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर राइज होगा। और देखें फाइनल टेम्परेचर 35 हो गया, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होता है? इसके ऑपोजिट। जिस तरह इनिशियली बीकर में आपने वाटर लिया, अच्छा ये जो रिएक्शन होते हैं ना बेटा, ये आप बीकर में नहीं करवाते, ये आप इंसुलेटिंग मटेरियल, पॉलीस्टायरीन कप, जो कप आप स्कूलों में और मतलब कॉलेजेस के अंदर कैंटीन में चाय पीने के लिए यूज करते हैं ना, वो पॉलीस्टायरीन कप है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिससे हीट लॉस नहीं होती। तो उन पॉलीस्टायरीन कप्स के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि मिनिमम हीट लॉस हो। अब देखिए, इनिशियली हमने वाटर को उस पॉलीस्टायरीन कप में डाला, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया, दैट इज 25। फिर जब हमने ऊपर से अमोनियम क्लोराइड को बेटा डाला, तो अमोनियम क्लोराइड ऐसा सॉल्ट है कि जो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है। क्यों? कि जैसे ही बेटा अमोनियम क्लोराइड आप डालेंगे तो वाटर की हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी। देखिए, अमोनियम और क्लोराइड के दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूनिट एनर्जी, और वो एनर्जी कौन देगा? वाटर देगा। तो वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, फाइनल टेम्परेचर आप देख रहे हैं 20 डिग्री। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, दिस इज एंडोथर्मिक। और इसमें आप देख सकते हैं कि हीट लॉस जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है। वाटर हीट एनर्जी को दे रहा है सिस्टम में, तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ना, जिसकी वजह से ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक होगा। फिर बेटा इसके ग्राफ्स देख लें, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये एक्सोथर्मिक के लिए मैंने आपको बताया है कि जिसमें रिएक्टेंट्स हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा बेटा, ये बात देखें कि रिएक्टेंट से लेकर ऊपर पीक तक, टॉप ऑफ द कर्व, रिएक्टेंट से लेकर टॉप ऑफ द कर्व तक जो होगा उसको आपने एक्टिवेशन एनर्जी कहना है, कि मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। और रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट के दरमियान जो गैप होगा दैट इज डेल्टा एच, वो इंथैल्पी चेंज है। क्योंकि अब ये एरो डाउनवर्ड आ रहा है तो ये नेगेटिव में होगा, और ये एक्सोथर्मिक के लिए होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में याद रखने वाली बात है कि products has lesser energy than reactants,
अब अगर आप एंडोथर्मिक में देखें तो उसके ऑपोजिट है। एंडोथर्मिक में बेटा देखिए, एंडोथर्मिक क्या होता है कि नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, इनका रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि आप इनको हीट एनर्जी नहीं देंगे, और फिर 2NO बनेगा। तो अब देखिए ना, ये तीन चीजें मिलकर NO बना रही है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स है ना, ये मोर एनर्जेटिक हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीट एनर्जी मिलेंगे तो NO बनेगा। तो प्रोडक्ट्स आर मोर एनर्जेटिक देन रिएक्टेंट्स। और यहाँ पर ये वही y एक्सिस पर एनर्जी होगी, x एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगा। और रिएक्टेंट से लेकर बेटा टॉप तक देखें, आपकी जो एनर्जी है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आपका जो गैप होगा दैट इज डेल्टा H, और डेल्टा H इस केस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एक और बात सुने यहाँ पर, अब एक और बात सुने कि ये जो है ना हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये मोर एंडो होगी। आप जरा एक्सोथर्मिक में देखें, एक्सोथर्मिक के अंदर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये इतनी ज्यादा नहीं आपको नजर आ रही, लेकिन एंडोथर्मिक के अंदर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हमेशा ज्यादा होगी। तो यही रीजन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों स्पॉन्टेनियस नहीं होते, क्यों खुद ब खुद नहीं होते। तो इसका क्या आंसर होगा कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। अब आपको ये बात समझ आई कि जब भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग एट रूम टेम्परेचर, या क्यों ये रिएक्शन रेडीली नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आप ये देते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। अच्छा, हैदर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी लेस देन द एंथैल्पी चेंज। बट आप कह सकते हो, यस आप कह सकते हो कि, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और एंथैल्पी चेंज ज्यादा आ रहा होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। बात ठीक है। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं जी। हम मैंने आपको एक्सो एंडो की थोड़ी सी कहानी बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T को आपने कैसे यूज करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, पेपर 2 के लिए भी, पेपर 1 के लिए भी, और इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रैक्टिकल के पेपर के लिए। ठीक है, ये जो Q आपने जब भी दो केमिकल्स को मिक्स करना है ना, तो हीट एनर्जी या रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, है ना बेटा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई, कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उसके लिए आपको Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T यूज करना होगा। सबसे पहले जी हम इसमें इस तरह कर लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें दो एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, एक एसिड बेस की, इसमें सॉल्यूशंस यूज हो रहे होंगे, और दूसरा कंबस्टन की। तो सबसे पहले बेटा कंबस्टन रिएक्शन के हम एग्जांपल करते हैं। कंबस्टन रिएक्शन, एक डायग्राम मैं बनाऊंगा, टाइम लगेगा लेकिन बेटा उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप लोग भी कोशिश करें इसको डायग्राम को बना लें। ये बेटा आपके पास वाटर है, 250 ग्राम वाटर। ठीक है, ये बेटा आपके पास है फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड, और ये बेटा आपके पास है थर्मोमीटर। दिस इज थर्मोमीटर, और इस सारे ऑपरेटर्स को आप कहेंगे कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मतलब होता है कि अ मीटर विच मेजर्स द कैलोरीज। वो एनर्जी की पुरानी यूनिट, जो ओल्ड यूनिट है, वो कैलोरीज होती थी, जूल्स नहीं होती थी। तो ये कैलोरीमीटर में आप बेसिकली कैलोरीज फाइंड आउट करेंगे, कितनी हीट एनर्जी रिलीज है, एब्सॉर्ब हो रही है, राइट। अब देखिए, वो आपको जो डाटा मैं देता हूं यहाँ पर, वो भी जरा नोट कर लें। वो ये है कि मैस ऑफ वाटर 250 ग्राम्स। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ जी। या चलें सारा लिख लेते हैं। ओरिजिनल टेम्परेचर जो है, ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ वाटर 19.5 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर 23.7 डिग्री, ओरिजिनल mass of burner plus ethanol 41.36, और फाइनल mass of burner प्लस एथेनॉल 41.18। अब जरा जी ये सारा सुन लें फिर। वाटर का टोटल मैस था 250, राइट।
अच्छा, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था 19.5। वाटर का जो फाइनल टेम्परेचर था, मतलब आपने फ्लेमेबल लिक्विड से हीट करने के बाद, फ्लेमेबल लिक्विड क्या है? एथेनॉल है। एथेनॉल को बर्न करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर है 23। अच्छा, ओरिजिनल मैस, मतलब अभी हीट करने से पहले, मतलब अपने फ्यूल को बर्न करने से पहले जो बर्नर और एथेनॉल का टोटल मैस था वो 41.36 था, और फाइनल मैस ऑफ बर्नर प्लस एथेनॉल आफ्टर बर्निंग तो वो 41.18 है। तो अब जरा आप देखें, आपने ये बताना है कि कितनी हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व हुई व्हेन एथेनॉल बर्न्स। तो क्या आपने फाइंड आउट करना है? टू मेजर द हीट इवॉल्व व्हेन एथेनॉल बर्न्स, measure the heat evolves when ethanol burns। क्या करेंगे जी? आपने हीट एनर्जी बतानी है, जब एथेनॉल बर्न होगा तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसके लिए बेटा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ठीक है जी, देखें Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। Q पता है क्या है? Q हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब। ये तो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब है, मतलब जब एथेनॉल बेटा बर्न होगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगी ना यहाँ से, और वो हीट एनर्जी कौन गेन कर रहा है? जहरी बात है, कुछ हीट एनर्जी लॉस भी होगी इनटू द सराउंडिंग, कुछ हीट एनर्जी जो कैलोरीमीटर है, जो आपका कंटेनर है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम हीट एनर्जी तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा। हम ये एज्यूम करते हैं कि नो हीट लॉस, कोई हीट लॉस नहीं हो रही, सारी हीट लॉस और सारी हीट जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब। एम पता है क्या है? ये बात याद रखिएगा, एम हमारे सिलेबस में बेटा हमेशा मैस ऑफ वाटर होगा। ठीक है, मैस ऑफ वाटर, एम इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर। सी बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, जिसकी वैल्यू आपके गिवन होगी क्वेश्चन पेपर के ऊपर 4.18, और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसकी मर्जी होती है बेटा, देखें डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसको केल्विन में लेके जाएं चाहे सेल्सियस में ले जाएं, जब भी आपने टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना हो ना, डिफरेंस, तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस यूनिट में टेम्परेचर ले रहे हैं, चाहे केल्विन मिले या चाहे आप सेल्सियस मिले। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 23.7 माइनस 19.5, 4.2। ठीक है जी, तो अब बेटा आप क्यों निकाल लें? क्यू इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर कितना था? मैस ऑफ वाटर था 250। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है जी? 4.18। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर यहां पर ऐसे होता ना बेटा 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, फिर आपने मैस क्या लेना था? फिर भी 250 ग्राम लेना था। क्यों? वाटर के केस में याद रखें, वन प्योर वाटर होता है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम, या 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। वाटर का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम के इक्वल होगा, या 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो अगर उसने ये लिखा होता है कि 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर भी आपने 250 ग्राम ही लेना था, या वो लिखता है 250 ml, तो फिर भी आपने 250 ग्राम, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम की, या 1 ml 1 ग्राम के इक्वल होता है। अच्छा, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 4.2। बेटा इस सारे को आप सॉल्व करें तो आपके पास जो जूल्स में आंसर आएगा, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है Q इज इक्वल टू 4389 जूल्स। यूनिट्स आप देख सकते हैं यही आएंगी बेटा, क्योंकि मैस की यूनिट क्या होती है? ग्राम। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। और ये बेटा आपके पास में जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है 4.2, ये केल्विन में आ रहा है। मैंने आपसे कहा ना, सेल्सियस में ले या केल्विन में, आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपने अगर केल्विन में लेना है तो आप दोनों में प्लस 273 ऐड करेंगे तो डिफरेंस विल बी सेम। अब आप अगर इसको बेटा कैंसिल आउट करें तो आपको समझ आ जाएगी कि यूनिट आपके पास जूल्स ही आ रही है। अब ये आपको समझ आया कि बेटा 4389 जो हीट एनर्जी है वो रिलीज हुई है, 4389 जूल्स एनर्जी रिलीज हुई है। किसने रिलीज किया है? इस फ्लेमेबल लिक्विड ने बेटा। ठीक है, ये बात है ना बेटा कि 4389 जूल्स एनर्जी इज रिलीज्ड। बेटा ये एनर्जी किसने रिलीज की है? 4389 डेफिनेटली एथेनॉल ने की है। लेकिन आपने कितना एथेनॉल बर्न किया ये आपको पता है? कितना एथेनॉल बर्न हुआ है? यस, ये आपको पता है बेटा। ये देखें कैसे पता है, ये
ओरिजिनल मैच था और ये आफ्टर बर्निंग। इसका डिफरेंस लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एथेनॉल बर्न हुआ है, ठीक है, वो भी हम लेते हैं। लेकिन बेटा इसमें वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पहले कहते हैं सिर्फ क्यू बताएंगे, तो आप क्यू ये बता देंगे, दिस इज क्यू, कि इतनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है। फिर वो आपसे कहता है कि आप अब आंसर निकालें किलो जूल्स पर मोल में, किलो जूल्स पर मोल में आंसर निकालें। तो इस पर मोल का पहले मतलब समझ लें। इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ फ्यूल इज बर्न। आपने बताना है जी कि जब 1 मोल फ्यूल बर्न होगा तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज डेल्टा एच। तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, आप जरा सुने। वे डेल्टा एच का आपको पता तो चल गया ना कि डेल्टा एच की यूनिट होती है किलो जूल्स पर मोल। तो इसके लिए 1 मोल के लिए आपने बताना है। अब आप पहले ये बताएंगे कि एथेनॉल बर्न कितना हुआ, कितने एथेनॉल ने इतनी एनर्जी रिलीज की है। तो यहां पर आप जरा देखें, इसका डिफरेंस निकालें जी। 41.36 माइनस 41.18, 0.18 ग्राम। 0.18 ग्राम एथेनॉल जब बर्न होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब जरा देखें, यहां पर बात बन गई है कि 0.18 ग्राम ऑफ एथेनॉल, इस एथेनॉल ने इतनी एनर्जी रिलीज की है 4389। अच्छा, माइनस अभी हम लगा देंगे आखिर में, उसमें परेशानी की बात नहीं। माइनस के लिए मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ रहा है। अब मैं आपको जरा एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। अब जरा फॉर्मूला सुन ले, रेशो से भी हो जाएगा, फॉर्मूले से भी। पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ कि आपने किलो जूल्स में कैसे जाना। फॉर्मूला बेटा ये है, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन। ये फॉर्मूला है। डेल्टा एच इज इक्वल टू, माइनस फॉर्मूले का हिस्सा, माइनस ऐसे लगेगा। क्यू कितना है बेटा, 4389, ठीक है। अच्छा, इसको बेहतर ये होता है कि आप किलो जूल्स में यही कर दें, ज्यादा आसानी हो जाएगी बेटा। किलो जूल्स में अगर आप यही कर दें, ये जूल्स में है ना, इसको किलो जूल्स में कर दें, तो क्या करना है भाई, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में, तो आपने इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा। इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, 4.389। बट अभी मैं भी आपको बताता हूँ, एक दो बच्चे साइन साइन के क्वेश्चन पूछने में भी बताता हूँ क्या करना है। 4.389 डिवाइडेड बाय एन, पता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर फ्यूल। एन क्या है, आपके फ्यूल के मोल, कि आपने कितने मोल फ्यूल बर्न किया। तो 0.18 ग्राम है ना, इसके मोल्स निकालने। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल इज इक्वल टू 0.18, बेटा एथेनॉल होता है ना C2H5OH, तो जरा इसका MR निकालें, 46 आएगा। क्या आएगा, 46। तो 0.18 को आप डिवाइड कर दें 46 से, 0.0039, ठीक है। कि बेटा क्या आंसर आ रहे देखें, डेल्टा एच इज इक्वल टू -1125। अब किलो जूल्स पर मोल, अब आपने 1 मोल के लिए बताया। अगर आपको बेटा फॉर्मूला पसंद नहीं है, अगर आप कहते हैं जी फॉर्मूले से नहीं करना, तो ठीक है, आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ साइन का फिर आपको ख्याल करना होगा, साइन। देखें, आपको ये पता चल गया है कि 0 पॉइंट इतने मोल है ना, एथेनॉल के इतने मोल आ रहे हैं, 0.0039 जो है मोल्स ऑफ एथेनॉल। इसको जब आपने बर्न किया, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, माइनस का साइन खुद डालेंगे अब आप, -4.389 किलो जूल्स। तो 1 मोल कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है भाई, एक्स कर रहा है। तो एक्स निकाल लें, -4.389 डिवाइडेड बाय 0.0039, तो ये आपके पास वही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास वही आंसर आएगा। लेकिन ये याद रखें, जब वो डेल्टा एच पूछेगा तो उसकी यूनिट आपको अंडरस्टैंड करनी है कि वो किलो जूल्स पर मोल में ही है, ठीक है। आप इसकी बेटा पिक्चर ले सकते हैं। अब देखिए, मेरा ख्याल है कि ये साइन का मसला हल हो जाना चाहिए। अगर आप बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला में आपको केयर करने की जरूरत नहीं है, माइनस खुद लगा हुआ है फॉर्मूले का, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सो हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा अगर एंडो होगा तो फिर क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है। देखें, अगर एंडोथर्मिक होता है ना, सपोज मैं आपको ऐसे ही बताया नहीं, चलिए, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। एंडोथर्मिक में क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर है आपके पास जी, सपोज 25 डिग्री,
फाइनल टेम्परेचर आपके पास बेटा 20 डिग्री। अब फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, क्या करना है आपने, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा टी कितना आ रहा है, -5 डिग्री। अच्छा, अब बेटा मैं आपको बताऊं, जो पिछले पास पेपर के क्वेश्चन है काफी पुराने, उसमें वो ये टेक्निक यूज नहीं करता, उसमें वो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन नहीं यूज कर रहा होता। अब जो रिसेंटली पेपर आए इसमें उसने, आप अपने सिलेबस में भी देखेंगे, उसने लिखा हुआ है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन बच्चों को बताया जाए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए, अगर एंडोथर्मिक है तो ये आ रहा है ना। अब सपोज मैस 250 है, सपोज ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18, और ये क्या आ रहा है, -5। अब आपके पास जो सारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, सारा आंसर आपके पास आ रहा है माइनस में 4389, और अगर जूल्स किलो जूल्स में आया तो -4.389 किलो जूल्स। अब जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, माइनस क्यू ओवर एन, ये देखिए माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस ये भी है, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा और आपका आंसर एंडोथर्मिक में आएगा। समझ आएगी बात। तो इसलिए आपको बस ये याद रखना है कि आपने फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, अगर आप कहते हैं मैंने इसी फॉर्मूले को यूज करना है माइनस क्यू ओवर एन, तो आपने बस रूल ये ज़हन में रखना है कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा उससे आपने इनिशियल को माइनस करना है। इस चीज की केयर नहीं करनी कि आपका ओवरऑल डेल्टा टी माइनस में आ रहा है या प्लस में, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा जब आप उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। और आपका आंसर एंडो या एक्सो उसके अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। ये तो मैंने आपको, दूसरी बात सुन लें, समटाइम्स वो आपको, बेटा समटाइम्स वो आपको क्या कर रहा होता है कि मैसेज नहीं बता रहा होता, वो इस तरह कर रहा होता है। ये केस सुन ले कि ये HCl है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये बेटा NaOH डाला उसने ऊपर से 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, और हीट एनर्जी पूछ रहा है। तो बच्चों को यहां समझ नहीं आती कि हम यहाँ पर m क्या डालें जी, व्हाट इज द मैस। तो बेटा मैस ऑफ वाटर है, देखें आपने HCl को कितने वाटर में डिसॉल्व किया, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में। NaOH को कितने वाटर में डिसॉल्व किया, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में। और आपको पता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम के इक्वल है। तो अब ये 25 प्लस 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25, ये 50 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर हो गया ना। इसका मतलब है दिस इज 50 ग्राम्स, तो ये 50 ग्राम होगा। तो आप यहाँ पर m की जगह 50 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात याद कर लें कि जो टोटल वॉल्यूम होगा ना, जो टोटल वॉल्यूम होगा आपके सॉल्यूशंस का, उसको आप ऐड करके बस उसके साथ जो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो आप ग्राम कर देंगे, राइट। अगर ml में होगा तो आप उसको ग्राम्स में ले जाएंगे। अब आते हैं बेटा आगे इंथैल्पी चेंजेस के कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि हमारे सिलेबस से अब एटमाइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आपको पास पेपर में मिल रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं डेफिनेशन बता दूंगा एटमाइजेशन की, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। इसी तरह डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है। आप इसको ना बेटा चेक कर सकते हैं, आपको मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ, अगर यहाँ पर मेरे पास सिलेबस ओपन हो जाए। हाँ, देखिए ना 23 24 के लिए आ रहा है ये एटमाइजेशन और सॉल्यूशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, देखें जरा एंथैल्पी चेंज में क्या क्या है जी, ये आपके सामने है। देखिए ये बिल्कुल वही चीज, जैसे कोई परेशान होने की बात नहीं है। -mc∆T/n, देखें ना बेटा, ये जो उसने लिखा हुआ है, जो लाइन लगाई होती है ना, इसका मतलब है कि नई चीज ऐड हुई है। देखिए इस साइड पर आपको एक लाइन नजर आ रही होगी ना, इसका मतलब है कि ये नई चीज ऐड हुई है। जो साइड पर आपको 2 लाइन नजर आ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं सबसे लास्ट लाइन देखें 7 पॉइंट पर, Q इज इक्वल टू mc∆T। लेकिन डेल्टा एच में उसने क्या लिखा है, -mc∆T/n, कि जब भी Q इज mc∆T को आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो वो डेल्टा एच बन जाता है ना, क्योंकि डेल्टा एच की यूनिट होती है किलो जूल्स पर मोल। तो -mc∆n, मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा एच इज इक्वल टू -Q/n। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mc∆T होता है ना, Q का फॉर्मूला mc∆T। तो ये वही चीज है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -Q/n या -mc∆T/n। तो जब भी आप mc∆T को n से डिवाइड करेंगे तो वो डेल्टा एच बन जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जरा मैं आपको डेफिनेशंस बताना चाह रहा था कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। हेस लॉ बेटा अभी हम करेंगे, बॉन्ड एनर्जी वाला करेंगे, हेस साइकिल मैंने आपको ड्रॉ करने सिखाना है। तो डेफिनेशंस किधर लिखी है इसने भाई, हाँ बेटा ये डेफिनेशन देखिएगा जरा, ये थर्ड पॉइंट,
स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि नॉट का क्या मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर, और अगर सोल्यूशन है तो 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, बी जरा देखिए, बी पार्ट में क्या कह रहा है 3 के बी पार्ट पर, कि आपको जो पार्टिकल रेफरेंस से जो डेफिनेशन आनी चाहिए, डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन, कंबस्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना? इसमें आप देख सकते हैं बेटा, आपको कोई यहाँ पर वो एटमाइजेशन और डेल्टा इज नॉट ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन, ये आपके सिलेबस से निकल गया। अब आ जाए जल्दी से डेफिनेशंस के ऊपर। फॉर्मेशन से करते हैं बेटा पहले स्टार्ट। देखिए नॉट, ये जो साइन मैंने डाला है ना, इसको बोलते हैं नॉट। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होगा 25 डिग्री, 101 किलो पास्कल्स, या आप रूम प्रेशर कह दें, जो कि 1 एटीएम के बराबर भी होता है। और अगर सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस, तो उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। एंड एलिमेंट्स must be in their elements and compound must be in their standard states। पहले डेफिनेशन इसको डिफाइन करते हैं बेटा। फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जो मर्जी हो, आयोनिक या कोवेलेंट मैटर नहीं करता, 1 मोल कंपाउंड आपने बनाना है, किससे? फ्रॉम इट्स एलिमेंट। इसको बोलते हैं भाई फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें होगा क्या बेटा? देखिए एग्जांपल जरा देखिए ना। CH4 की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कार्बन सॉलिड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। आपको स्टेट सिंबल्स जो है ना बेटा, वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से डालने हैं कि रूम टेम्परेचर पर कार्बन सॉलिड, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस, रूम टेम्परेचर पर मीथेन गैस। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। इसी तरीके से आप और एग्जांपल्स देखें। अमोनियम क्लोराइड आयोनिक ले लेते हैं एग्जांपल। 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा। क्लोरीन हाफ मोल, हाइड्रोजन 2 मोल, नाइट्रोजन हाफ मोल। ये जी 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। बट अब ये एक्सो होगा या एंडो, ये आप कहेंगे कुछ भी हो सकता है। डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन, मे बी एंडो, मे बी एक्सो। आप इसके बारे में श्योर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, एंडो भी और एक्सो भी, ठीक है। लेकिन इसमें 1 मोल कंपाउंड बनेगा, इससे बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट। और जो उनके स्टेट्स हैं, मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब कार्बन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैस है, तो वो आपने लिखने हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला। दूसरी डेफिनेशन है बेटा, डेल्टा एच नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा बेटा? कि वाटर इज फॉर्म व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ एन एल्कली, तो एनर्जी रिलीज। अच्छा, ये एक्सो होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, एनर्जी चेंजेस व्हेन 1 mole of acid reacts with 1 mole of an alkali and produce 1 mole of water under the standard condition। अब यहां पर देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी कि सॉल्यूशन मस्ट बी 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होनी चाहिए। देखिए HCl और NaOH, NaCl और वाटर। सिंबल्स देखें, एक्वस, 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 लिक्विड। अच्छा, इसको बेटा आप आयनिक फॉर्म में भी आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर इसकी हम आयनिक इक्वेशन बनाए तो H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na प्लस, OH माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, और ये वाटर ना, एक्वस, 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 और ये लिक्विड। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, रीजन है कि डेल्टा इज नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्यों हमेशा -57.7 इस तरह आ रहा होता है। रीजन ए कि हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 1 मोल वाटर का बॉन्ड बन रहा होता है फ्रॉम 1 मोल ऑफ H आयन एंड 1 मोल ऑफ OH आयन। और अब आपको यहाँ पर ये रीजन भी समझ आनी चाहिए कि व्हाई दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है H प्लस और OH की, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ये रीजन है कि डेल्टा ऑफ
H naught of neutralization is always exothermic. ठीक है, आप चाहे इसमें बेटा एसिड चेंज कर लें, इसकी जगह आप नाइट्रिक एसिड ले लें, इसकी जगह आप KOH ले लें, तो हो रहा होगा कि H+ और OH- आप इसमें रिएक्शन करके वाटर बना रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके पास न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, अब देखिए वो आगे कौन कौन सी डेफिनेशन और बता रहा है आपको। फॉर्मेशन, कंबस्टन और रिएक्शन। कंबस्टन और रिएक्शन पर आ जाए। कंबस्टन बेटा बहुत ज्यादा पूछता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सो, राइट? ये याद रखिएगा, ये हमेशा एक्सो होगा। सिमिलरली डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबस्टन इज ऑलवेज एक्सो, ये टॉपिक के स्टार्ट में भी बता चुका हूं, ये भी हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, इसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव में होगा। इसमें क्या होता है, 1 मोल ऑफ योर कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड नहीं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, नॉट कंपाउंड। आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें कि एनर्जी चेंज व्हेन when 1 mole of a substance is burned in excess of oxygen, उस टाइम जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको आप कंबस्ट बोलेंगे। कंपाउंड मैंने क्यों नहीं बोला, अभी आपको रीजन समझ आ जाएगी। ये देखिए, हाइड्रोजन तो कंपाउंड नहीं है ना बेटा, तो हाइड्रोजन की भी कंबस्टन और वाटर बनता है। अच्छा, यहां पर ये 1 मोल होना मस्ट है। ये किलो जूल्स पर मोल यहां पर आ रहा है ना बेटा, जो पर मोल ये कर रहा है। पर मोल से मुराद ये है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखिए फॉर्मेशन के अंदर ना, फॉर्मेशन के अंदर जो किलो जूल्स पर मोल था ना बेटा, यहाँ पर मोल क्या रेफर कर रहा है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, क्या रेफर कर रहा है कि 1 मोल ऑफ योर फ्यूल। अब आप जो फ्यूल बर्न करें, आप एथेनॉल बर्न कर दें, C2H5, अब ये वाटर और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होगी, बैलेंस होगी है। अच्छा, एथेनॉल आपको पता है तमाम अल्कोहल्स लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये बात याद रखिए। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल अल्कोहल्स आर लिक्विड, तो ये लिक्विड हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो लेकिन ये देखिए, ये भी कंबस्टन है क्योंकि 1 मोल ऑफ फ्यूल इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा बेटा, लास्ट वन है डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। और डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन एक जनरल टर्म है, आप इसको हर तरह के रिएक्शन के ऊपर अप्लाई सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जरा देखें डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन की। दिस इज द जनरल टर्म। enthalpy change, energy and molar quantities of reactants react together and form the product। देखिए, मैंने कोई चीज स्पेसिफाई नहीं की, मोलर क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, ये आप टर्म हर तरह के रिएक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। quantities of reactant react together and form the product under the standard condition in their standard state। ये लिखेंगे under the standard condition in their state, लिख दें डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन के नीचे तमाम एग्जांपल्स आपकी चलेंगी। अब बेटा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ हेस साइकिल बनाते कैसे हैं, ठीक है। एग्जांपल्स कराऊंगा जो ज्यादा कॉमन है, जिस एक में फॉर्मेशन दिया होता है, अगर फॉर्मेशन दिया हो तो क्या करना है आपने, और अगर कंबस्टन दिया हो तो क्या करना है, ठीक है जी। फिर मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन भी बतानी है, फिर बॉन्ड एनर्जी पर बाद में आते हैं। ये सपोज आपके पास
सा वेट, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट, सिर्फ बेटा 15 मिनट। हाँ बेटा, ये अगर आपको इस तरह का 2 क्वेश्चन कराता हूँ, उससे उम्मीद है आपका काफी प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड करें, इसके लिए डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और आपको मैंने बताया ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। अब जो डाटा उसने आपको दिया वो क्या है, जरा सुनिए। डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट का, वो बेटा बता रहा है -1207, ऊपर यूनिट लिख देता हूं, किलो जूल्स पर मोल, 1 मोल के लिए, अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। सिमिलरली डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ रहा है, -635 किलो जूल्स पर मोल, और डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है, -394 किलो जूल्स पर मोल। ये देखिए, आपको हेस साइकिल बेटा बनानी है कैसे, हेस में बनती है, पहले तो इस तरह की एक शेप हमेशा दूंगा, आप इसमें फॉर्मूला वगैरह लगाएं। रीजन इज समटाइम आपको बाउंड कर कि ड्रॉ द साइकिल, अगर जिन बच्चों ने फॉर्मूला याद कर लिए थे फिर हेस साइकिल ड्रॉ करना मुश्किल, तो जितने एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन वो आप हेस साइकिल से करें, ठीक है। कैसे को क्या दिया है, अच्छा पहले तो ये देखें, जब जो नीचे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें हमेशा एलिमेंट्स लिखें, तमाम एरोज अपवर्ड, ये जब भी डाटा है तो दिए कैल्शियम कार्बोनेट फंक्शन किससे होती है, एलिमेंट से ना। तो जरा बताओ जी कि कैल्शियम कार्बोनेट के लिए एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए। बट एलिमेंट्स हमारे पास है कैल्शियम, एक कैल्शियम चाहिए। बड़ा मेरी आवाज थोड़ी देर तक आवाज ठीक हो जाएगी, नेट कभी कभार प्रॉब्लम कर रहा होता है। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करनी है ना हमने, फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है बेटा, कि कैल्शियम कार्बोनेट को बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। आपको कैल्शियम कार्बोनेट नजर आ रहा है, यस दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके एलिमेंट्स किधर है, इसके एलिमेंट्स नीचे आप लिखेंगे कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, O2, ठीक है, 3/2 O2 कर दें, स्ट्रेट सिंबल्स डाल दें, अच्छी बात है नीचे। देखिए बेहतर हुई आवाज मालिक, अब आवाज ठीक है। ये देखिए अपवर्ड एरो होगा, फॉर्मेशन ऊपर हो रही है ना भाई, ये आपका फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं है भाई, ये वाली। तो ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जी, -1207 किलो जूल। अच्छा मेरी बात सुने, अगर यहाँ पर 2 होता ना तो मैं इसको टाइम्स 2 करता, क्योंकि देखिए ये उसने 1 मोल के लिए बताया, किलो जूल्स पर मोल, कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर तो 1 मोल ही है ना, 2 मोल तो नहीं है, तो इसलिए मैं यही वैल्यू उठाकर लिखूंगा, इसको टाइम्स 2 नहीं करूंगा। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें यहाँ टाइम्स 2 हुआ होगा, तो अब अपनी वैल्यू को टाइम्स 2 करेंगे, राइट, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड किधर है, यहां पर आपको ये नजर आ रहा है, इसके एलिमेंट्स बेटा नीचे नजर आ रहे हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन, नीचे एलिमेंट्स कॉमन है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वही एलिमेंट आप बार बार यूज करें। तो बेटा ये भी अपवर्ड एरो आएगा, और -635 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी हो रही है बेटा, -394 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, एक एक मोल के लिए तो वही वैल्यू उठाकर लिख देंगे। अब अक्सर बच्चों को यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही होती है कि उनको स्टार्टिंग और वही नहीं समझ आ रहा होता, -1207। अब बेटा देखिए आपको 3 यहाँ पर कॉर्नर नजर आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। इसमें आप ऐसा कॉर्नर ढूंढें जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो कौन सा कॉर्नर है, वो नीचे वाला कॉर्नर है, तमाम एरोज यहां से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। और फाइनल पॉइंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट बेटा आपका ये कॉर्नर नंबर 2 है, मतलब
वो कॉर्नर ढूंढें जिसकी तरफ तमाम एरोस का हेड है, तमाम एरोस की डायरेक्शन उस साइड पर है, तो ये है बेटा आपका, ये आपका फाइनल है। अब मैं आपको हेस लॉ की पहले डेफिनेशन बता दूं, वो बताना भूल गया हूं कि आप हेस लॉ ये कहता है कि एनर्जी चेंज अगर सेम रहेगा whether you perform a reaction in a single step or in a multiple step provided that initial and final condition are same, या energy change in a chemical reaction is independent of the route provided that initial and final condition are same। मतलब क्या है कि आप एक रिएक्शन एक स्टेप में कर रहे हैं और वही रिएक्शन आप 5-6 स्टेप्स में कर रहे हैं, अगर इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट सेम है तो आपका ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम होगा। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो आपको है साइकिल नजर आ रही है बेटा, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये है, राइट। मैंने यहां से कैल्शियम ऑक्साइड तक जाना है, तो ये कितने स्टेप में हो रहा है? ये 2 स्टेप में हो रहा है ना। पहले कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा हूं, फिर उसको तोड़ रहा हूं। दूसरा बेटा मेरे पास रूट ये है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्ट यहां जाऊं। ये देखो, ये जल्दी हो रहा है ना, ये सिंगल स्टेप में ही हो गया है ना। दूसरा रूट बेटा ये है मेरे पास कि मैं यहां से इस तरह जाऊं। ये देखो जरा, ये 2 स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं। एक बेटा जो मैं जा रहा हूं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जो मैंने रेड एरो से शो किया है। एक मैं जा रहा हूं फ्रॉम द राइट साइड, जो मैंने ग्रीन एरो से शो किया है। तो हेस्ला ये कहता है कि एनर्जी चेंज जो एक रूट में आ रहा है, एक को आप फर्स्ट रूट कह दें, ये फर्स्ट रूट है, एक को आप सेकंड रूट कहें, तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ एनर्जी चेंज विल रिमेन सेम। बेटा हेस लॉ की डेफिनेशन याद कर लें, ये पूछता है 2 मार्क्स की, लिख लें अगर नहीं लिखी हुई, कि एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट ऑफ द रिएक्शन प्रोवाइडेड दैट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम। देखिए, रूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे आप लॉन्गर रूट से करें या शॉर्टर रूट से करें, डिपेंड किस पे करता है कि इनिशियल और फाइनल चीजें सेम होनी चाहिए। इनिशियल दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, फाइनल दोनों का एंड पॉइंट सेम है, बस ये सेम होना चाहिए। अब बेटा आपको फर्स्ट रूट में जो एनर्जी चेंज आ रही है और जो सेकंड रूट में एनर्जी चेंज आ रही है उसको लिख देंगे बस। फर्स्ट रूट में जो एनर्जी चेंज आ रही है और सेकंड रूट में जो एनर्जी चेंज आ रही है उसको आप इक्वलाइज कर दें। फर्स्ट रूट में क्या आ रही है? -1207, और क्या आ रही है बेटा? ये डेल्टा एच नॉट ऑफ आर आ रहा है। सेकंड रूट में क्या एनर्जी चेंज आ रही है बेटा? देखें, -394 और -635, -394 और -635। बस बेटा ये हो गया। अब आप डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू -394 -635 प्लस 1207। आप बेटा इसको सॉल्व कर ले, आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस पर आते हैं बेटा। +178 आंसर आना चाहिए। अब आपको बाज दफा वो कंबसन देता है। अब जरा सुने सेकंड टाइप के क्वेश्चन। इफ कंबसन इज गिवन, इफ डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबसन इज गिवन, फिर क्या होगा भाई? बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूं। अब अगर कंबसन गिवन होगा ना, तो आपने कंबसन के प्रोडक्ट्स नीचे लिखने होंगे। देखें, जिस तरह ऊपर क्या गिवन था? फॉर्मेशन। क्या गिवन था? फॉर्मेशन। तो ये नीचे वाले बॉक्स में आपने क्या लिखा था? एलिमेंट्स, और तमाम एरोस को किधर ड्रॉ किया? अपवर्ड। अब अगर कंबसन गिवन होगा तो वहां क्या करेंगे? सुनिएगा। इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन पहले बताता हूं जो थोड़ी सी ट्रिकी भी हो। हाँ, ये मिल कीजिए मुझे। C2H4 प्लस H2 इट गिव्स C2H6। कह रहा है इसके लिए डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। गैस, गैस और ये गैस, और यहां पर जो गिवन डेटा है डेल्टा H नॉट ऑफ कंबसन, C2H4 का दिया हुआ है उसने -1411, ये किलो जूल्स पर मोल में है सारे। ठीक है। डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबसन ऑफ H2 -286 किलो जूल्स पर मोल में है। डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबसन ऑफ C2H6 ये आ रहा है -1560। अब बेटा देखें, आपने डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। आप हेस साइकिल ड्रॉ करेंगे उसी तरीके से।
बट अगर यहाँ फॉर्मेशन होता, फिर सोचें, अगर यहाँ होता फॉर्मेशन गिवन में, तो नीचे मैंने क्या लिखना था, एलिमेंट्स, तमाम एरोस की डायरेक्शन कहाँ लगानी थी, अपवर्ड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास कंबस्शन गिवन है। कंबस्शन का क्या मतलब होता है, देखिए, जब, अच्छा पहले शॉर्टकट सुन लें, जब कंबस्शन गिवन होगा ना, तो आपने कंबस्शन के प्रोडक्ट्स नीचे लिखने होंगे। कंबस्शन प्रोडक्ट्स कहाँ लिखने होंगे, नीचे, और तमाम एरोस भी नीचे होंगे, तमाम एरोस भी क्या होंगे, नीचे होंगे। कैसे, अभी आपको समझ आ जाएगी। C2H4 है भाई, इसको जरा आप बर्न करें ना, अच्छा इसको अब जब आप बर्न करें तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। बैलेंसिंग कर लें, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ वाटर और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। लेकिन आप ये देखेंगे जब C2H4 को बर्न किया तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो मैंने क्या लिखा है कि जब भी कंबस्शन गिवन होगा तो नीचे वाले बॉक्स में आपने कंबस्शन के प्रोडक्ट्स लिखने हैं, और एरो सारे डाउनवर्ड आएंगे। ये देखिए कंबस्शन के प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं जी, C2H4 को बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और वाटर आ रहा है, 2 मोल लिख दें, यहाँ 2 मोल्स वाटर लिख दें, एरो डाउनवर्ड। बड़ा कितने मोल, 1 मोल C2H4 को बर्न किया ना, तो -1411। 1 मोल हाइड्रोजन बर्न होगा तो क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन को अगर आप बर्न करो 1 मोल तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो वाटर नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है। अच्छा यहाँ पर भी बेटा अगर यहाँ 2H2 होता ना, अब देखिए 1 मोल से मुराद आपका फ्यूल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर 2 मोल होता तो मैंने -286 टाइम्स 2 करना था, लेकिन यहाँ 1 मोल है ना बेटा, तो 1 मोल है तो इसलिए वही वैल्यू उठाकर मैं लिख दूंगा इधर। इस तरह 1 मोल इथेन को बर्न करो अगर C2H6 को, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -1560। ये बेटा आपके कंबस्शन का वो है। तो कंबस्शन में फिर सुन लें, जब भी कंबस्शन गिवन होगा, नीचे कंबस्शन के प्रोडक्ट्स आएंगे, एरो ऊपर से नीचे, और आपने जो ये चीज ख्याल करनी होगी कितने मोल फ्यूल बर्न हो रहा है। C2H4 1 मोल था तो वही वैल्यू लिखी, H2 का 1 मोल है तो वही वैल्यू लिखी है, C2H6 का 1 मोल है तो वही वैल्यू उठाकर लिख दी। अगर टाइम 2 मोल होते तो टाइम्स 2 करना था। अब स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका बेटा फाइनल है। तो स्टार्टिंग से फाइनल एक रूट ये बन रहा है बेटा, एक रूट ये बन रहा है, फर्स्ट रूट और ये सेकंड रूट। तो फर्स्ट रूट में जो एनर्जी चेंजेस आ रही है वही है ये 1 2। सेकंड रूट में जो एनर्जी चेंज आ रही है वही है जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, ये सेकंड रूट की एनर्जी चेंजेस है। इसको आप इक्वलाइज करें, फर्स्ट रूट में क्या आ रहा है जी, -1411 प्लस -286 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट ऑफ R और -1560। ठीक है जी, यहां से बेटा आप डेल्टा H नॉट ऑफ R निकाल लेंगे, राइट। लास्ट है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी कैसे करते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी, इसके भी दो तरीके हैं, साइकिल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बॉन्ड इंथैल्पी वाला बेशक फॉर्मूले से कर लें, अगर नहीं तो है साइकिल से भी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, अच्छा ये 2 नंबर की डेफिनेशन आती है लेकिन आप लोगों को 1 मार्क मिलता है। रीजन इज आप लोग सिर्फ ये लिख कर आते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, जो कि गलत है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a covalent bond in its gaseous state। बड़ा इसका 1 मार्क होता है इन इट्स गैसियस स्टेट का, क्योंकि आपने जब भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपके जो मॉलिक्यूल है उसमें IMF नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, वरना आपकी बॉन्ड एनर्जी तो IMF को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाएगी। तो जब भी आपने किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक करना है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूल को गैसियस फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स गैसियस स्टेट। अब आपको अगर बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज मैं इसमें कोई छोटी सी एग्जांपल आपको कराता हूँ बेटा, क्योंकि टाइम मेरे पास एक और क्लास भी होगी। मैं आपको बस इसमें एग्जांपल जो कराता हूँ ना वो अमोनिया की करा देता हूँ, और उसको दोनों मेथड से करा देता हूँ, जिसमें है साइकिल भी। ये है जी हमारे पास N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। वो आपसे कहते हैं जी कि आप इसके लिए डेल्टा H बताएं, और बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन, बॉन्ड एनर्जीज बेटा गिवन है। नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी उसने आपको बताई हुई है 945
किलो जूल्स पर मोल में आ रही है। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बेटा उसने आपको बताई हुई है कि ये 436 में आ रही है, और NH की उसने आपको बताई हुई है 391 है। अब देखें हेस साइकिल से करते हैं, पहले चलें, ठीक है। अगर हेस साइकिल से करना है ना और बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन, तो इन सबको एटम्स में लेके जाएं। किस में लेके जाएं? एटम्स में। ये N2 ऐसे है, बेहतर ये इसको आप ओपन कर लें। 1 मोल है ना बेटा, इसको जरा आप तोड़ें। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2N बनेगा। लेकिन कितने मोल नाइट्रोजन को ब्रेक कर रहे हैं? 1 मोल को। कितनी एनर्जी आएगी? 945। ये बॉन्ड एनर्जी होती है ना बेटा, कि आप 1 मोल, कि आपने क्या करना है, 1 मोल जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, तो जो एनर्जी चेंज आ रही है, और ये गैसीय स्टेट में हो। हाइड्रोजन 1 मोल ये है भाई, लेकिन यहाँ 3 मोल यूज हो रहे हैं। तो आप जब 3 मोल्स को बेटा ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास कितने हाइड्रोजन बनेंगे? 6H। अब जो एनर्जी चेंज आ रही है, वो जो हाइड्रोजन है ना 436, उसको टाइम्स 3 करना है बेटा, क्योंकि आपने 3 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया, राइट। अब अमोनिया को जरा देखें, इसको भी ओपन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। NH3 2 दफा है ना। अब बेटा देखें, एक NH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी है, एक, और यहां आप कितने NH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने NH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? 6। तो जब 6 NH बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 2N बनेंगे और 6H बनेंगे, तो 6 टाइम्स 391। देखें, अब फिर सुन लें, अगर बॉन्ड एनर्जीज गिवन हो, अगर बॉन्ड एनर्जीज गिवन हो, तो आपने नीचे वाले बॉक्स में एटम्स लिखने हैं, तमाम एरोस की डायरेक्शन डाउनवर्ड। 3 है तो बेटा केस है। पहला मैंने फॉर्मेशन का करवाया, अगर फॉर्मेशन गिवन होगी, नीचे एलिमेंट्स, तमाम एरोस अपवर्ड। अगर कंबस्शन गिवन होगा, तो नीचे वाले बॉक्स में कंबस्शन के प्रोडक्ट्स, तमाम एरोस डाउनवर्ड। और अगर बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, तो नीचे वाले बॉक्स में एटम्स लिखना है, तमाम एरोस डाउनवर्ड। ये तीसरा केस है बस, और तो कोई केस ही नहीं है। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा आपका? ये वाला फाइनल बेटा, यहां पर तमाम एरोस आ रहे हैं, ये फाइनल हो गया। तो स्टार्टिंग और फाइनल में देखें, अब ये आपका √1 हो गया इधर, और ये बेटा √2 हो गया। ये 1 रूट है और ये सेकंड रूट है। तो फर्स्ट रूट में बेटा बैलेंसिंग तो मस्ट है ना। बैलेंसिंग अगर आप नहीं करेंगे, वो तो किसी भी उसमें, एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या बैलेंसिंग लाजमी है? बेटा अगर बैलेंसिंग आप कंबस्शन वाली इक्वेशन में नहीं करेंगे, वहां गलत होगा। बैलेंसिंग तो मेन चीज है, कि आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो फिर तो आगे सारा क्वेश्चन ही गलत होगा ना। बैलेंसिंग तो हर एक में करनी है। अच्छा, फर्स्ट रूट में क्या एनर्जी चेंज आ रही है? 945 436 टाइम्स 3। बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव में होंगी, राइट। अच्छा, बात इस तरह का क्वेश्चन भी देते हैं ना कि आप बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करें, तो बॉन्ड एनर्जी का आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज एंडोथर्मिक। आप एनर्जी ब्रेक देते हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो फर्स्ट रूट में ये आ रहा है, सेकंड रूट में बेटा ये आ रहा है, ये दो। तो इसको लिखिए बस, 945 प्लस 3 इंटू 436 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ आर प्लस 6 इंटू 391। यहां से बेटा आप डेल्टा एच नॉट ऑफ आर निकाल लें, ठीक है। इसकी पिक्चर में शक्ल लेनी, ये बेटा आपके पास इस तरीके से आपने करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं भी हमने फॉर्मूला से करना है, तो ठीक है, फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ये N2। लेकिन फॉर्मूला के लिए फिर आपको बेस्ट ये होता है कि आप जब भी बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन करें ना बेटा, जब भी, तो इसको डिस्प्लेड फॉर्मूला में लेकर आए, बहुत आसानी हो जाएगी, गलती नहीं करेंगे आप लोग। ऐसे इस तरह कर लें तो बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट। एनर्जी टेकन इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ये और ये। बेटा एनर्जी टेकन इन में क्या है? एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्रैकेट 1, क्योंकि आप टेकन इन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब एनर्जी गिवन आउट, एनर्जी जब बॉन्ड बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, माइनस फॉर्मूले का है एनर्जी गिवन आउट। कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा? यहां जरा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 6 NH बॉन्ड है। इनकी वैल्यूज बेटा ऊपर से बस नोट कर दें कि नाइट्रोजन की क्या आ रही है वैल्यू,
बेटा हेस साइकिल की डेफिनेशन नहीं है महा, हेस साइकिल की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, हेस लॉ की डेफिनेशन है कि आपको बता चुका हूं हेस लॉ क्या है। एनर्जी चेंज in a chemical reaction is independent of the route provided that initial and final conditions are same। ये है बेटा, ठीक है। अच्छा 945 है जी इसकी, बेटा इसकी बस वैल्यूज आप पुट करते जाएं। 945 हाइड्रोजन की 436 है जी माइनस, और हाइड्रोजन की कितनी आ रही है 391। बस बेटा इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास डेल्टा एच आ जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप बेशक इनका इसकी पिक्चर तो ही ले सकते, इकट्ठा नहीं आ सकता सारा ये, लेकिन ये दो बेटा मेथड है, आप फॉर्मूला यूज करें या हेस साइकिल बना रहे हैं, ठीक है बेटा। ये आपका एनर्जेटिक्स मैंने कोशिश किया कि मेन चीजें, बल्कि सारी चीजें इसमें होगी, मेरा नहीं ख्याल कोई चीज इसमें मिसिंग है, ठीक है। अब आप इसकी बेटा प्रैक्टिस करें, मैं आपको टॉपिकल्स आप सबके पास होंगे राइट, टॉपिकल्स खोलें और एनर्जेटिक्स और इक्विलिब्रियम, बेटा ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एनर्जेटिक्स और इक्विलिब्रियम। अगर आपने ये अच्छे कर लिए तो आपका 40% पेपर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज, यहाँ से थ्योरी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक तो आपने करनी है ना, लेकिन फिजिकल में सबसे पहले ये दो करें, बाकी भी करेंगे, सबसे पहले आप ये दो टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज।